नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बिग स्टोरी बिग डिबेट। पाक परस्तों को सबक कब शुरू करें उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और करारा झटका दिया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मिलने वाला फंड रोक दिया है। जी हां, पेंटागन ने फाइनेंशियल ईयर 2016 के लिए जो सैन्य फंड देना था वो इनकार कर दिया देने से। पेंटागन जो कि सैन्य मुख्यालय है अमेरिका का, उसने ये फैसला डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस द्वारा कांग्रेस को ये बताए जाने के बाद लिया है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। यूएस की सीनेट ने पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्र में मदद के लिए दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग की शर्तों को और सख्त बनाने के लिए पिछले 3 विधायी संशोधनों पर वोट किया था और इसमें शर्त रखी गई थी कि पहले मदद दिए जाने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद में के खिलाफ लड़ाई में एक संतोषजनक प्रगति दिखानी होगी। और बड़ी खबर है, 35 करोड़ डॉलर, $350 मिलियन का ये जो फंड है ये रोक दिया गया है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को एक और झटका अमेरिका की तरफ से। इससे पहले भी एक झटका अमेरिका को दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान को, जब उनको एक सेफ हेवन के लिस्ट में डाला था, टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन की लिस्ट में जब उनको लिस्ट किया गया था। तो अपने एक्सपर्ट से इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपका जो आज का मुद्दा है उसके बारे में बताते हैं। कश्मीर में कई महीने से हिंसा का दौर जारी है और पाकिस्तान हरदम ताक लगाए बैठा है कि कैसे आतंकियों को सीमा पार घुसपैठ कराएं। और इधर भारत में जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे डालते हैं कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान भारत की उस लाइन से बिल्कुल उल्टा है जिसके तहत कश्मीर मसले पर भारत किसी भी तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर है, अब्दुल्ला ने थर्ड पार्टी की बात कहकर पाकिस्तान के स्टैंड का साथ दिया है। तमाम सियासी पार्टियों ने अब्दुल्ला के इस बयान का विरोध किया है, लेकिन सवाल है कि फारूक के ऐसे बयान आते ही क्यों हैं। सवाल है कि आखिर इस तरह के पाकिस्तान परस्त बयानों को भारत कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट। पाक परस्तों को सबक कब। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए अमेरिका और चीन जैसे देशों से मध्यस्थ के तौर पर मदद ली जानी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने तर्क दिया कि दो दोस्तों के बीच लड़ाई होती है और बातचीत से सुलह नहीं होती तो वो तीसरे के पास जाते हैं। यही उदाहरण देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका और चीन की मध्यस्थता लेना अब जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास एटम बम है। कुल मिलाकर फारूक ने पाकिस्तान की भाषा बोली और भारत के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जब आप आज चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, तो पाकिस्तान से भी बात करिए। एक ही दफा मिटा दीजिए इस बात को। रास्ता बातचीत का है। दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए। हम तो कहते हैं कि साहब दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए कि साहब हम हल करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान का कड़ा विरोध हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने फारूक के बयान को शहीदों की शहादत का अपमान बताया है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि कश्मीर में तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए। मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। सारी बातें जो एस्टैब्लिश्ड है और एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहा है और इस प्रकार की भाषा बोले और भारत का जो रिजॉल्व है, उसका संकल्प है, उसको कमजोर करने की कोशिश करे, इससे ज्यादा भर्त्सना करने योग्य कोई बात नहीं हो सकती। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा है कि जब फारूक मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या किया। वहीं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा और संजीव बालियान ने भी फारूक के बयान की निंदा की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया हो। अब्दुल्ला अपने विवादित बयानों के लिए पहले भी सुर्खियां बटोरते रहे। फारूक ने कहा था कि भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। फारूक ये भी कह चुके हैं कि कश्मीर में हथियारबंद लड़ाकों की नई पीढ़ी आजादी के लिए लड़ रही है। पीओके पर भारत के दावे को विवादित बताते हुए फारूक ने कहा था कि पीओके भारत की बपौती नहीं है जिसे वो हासिल कर ले। लेकिन बात सिर्फ विवादित बयान देने और उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करने भर की नहीं है। फारूक का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कश्मीर सुलग रहा है। पाकिस्तान हरदम कोशिश में है
कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाला जाए और फारूक का बयान पाकिस्तान के इसी मंशा को और मजबूत करता है। ऐसे में जी बिजनेस का सवाल है कि क्या फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को जवाब मिलना चाहिए। दूसरा सवाल है कि कश्मीर में तीसरी पार्टी की दखलंदाजी क्यों हो। तीसरा सवाल, अमेरिका या चीन को कश्मीर से क्या लेना देना। और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में रहकर फारूक नापाक राग क्यों अलाप रहे हैं। तो ये वो कुछ सवाल है जो अपनी इस डिबेट के दौरान हम उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में, पहले आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ मीम अफजल खान है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इनामुन नबी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ यहां पर सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, रूट्स इन कश्मीर से। हम कोशिश कर रहे हैं तनवीर सादिक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें फोन पर। मेरे साथ अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और मेरे साथ मेजर जनरल टैट बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं बस थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैं नरेंद्र तनेजा आपसे इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। नरेंद्र तनेजा, इस देश में जब बार बार इस देश ने, देश के अंदर भी और देश के बाहर हर मंच पर जब ये कह दिया कि भाई हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन, मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला, देश के केंद्रीय मंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला को यह बात पता नहीं है? और क्या या उनको यह पता है कि वो इस लाइन से अलग बात करेंगे तो जिस तरह से वो अपना एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर ढलान की ओर जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा, एक बार फिर से उनकी बात शुरू हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी? नहीं, देखिए, वजह कुछ भी हो, उनको पॉलिटिकल कैरियर उनका जो अस्त हो चुका है लगभग, उसको जिंदा करना, कुछ भी करें, अब और कुछ बातें करें। इनकी बातों वक्तव्य से साफ लग रहा है, जैसे लगता है इन्होंने पाकिस्तान से सिपाही ले लिए हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। और इनकी जो वक्तव्य तरह तरह के आते रहते हैं, कभी ऐसे वक्तव्य आते हैं, कभी पाकिस्तान के एटम बम की बातचीत करते हैं, और कभी जो है इनकी वीडियो सामने आते हैं, कहीं पे बैठ के गाने गा रहे हैं महफिलों में, ये कर। मुझे लगता है इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इनको, इनके बेटे को, उमर अब्दुल्ला को आगरा ले जाना चाहिए इलाज कराने के लिए। क्या तरीका है ये? किस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं आप? मजाक है क्या? भारत कोई मजाक है? 126 करोड़ लोगों का देश, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, 7000 साल पुरानी, इस तरह की बात करेगी? और मिनिस्टर रह चुके हैं यहां पे, वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, परिवार के बारे में सब लोग जानते हैं। जब ये राजनीति में थे इन्होंने क्या क्या करा है, लूटा है कश्मीर की जनता को। और इस तरह की आप करें, आप जो बातें करें, है ना, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप मत बोलिए। हमेशा स्टैंड रहा है भारत सरकार का, और हर सरकार का रहा है, थर्ड पार्टी चाहे वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाए। भारत, इन्होंने क्या समझ रखा है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, भारत कोई बनाना रिपब्लिक है? ठीक है, मैं मीम अफजल साहब के पास जाऊंगा। यही सवाल है मीम अफजल साहब, तरह की बातें करके। मीम अफजल साहब, हालांकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा, और हम इस पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकते। मीम अफजल साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता मीम अफजल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं इनामुन नबी आपके पास आऊंगा। इनामुन नबी, क्या वाकई फारूक अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं इसको आप मानते हैं कि आज वक्त है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता करे? बिल्कुल जनाब, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर डिस्प्यूट है। तो अगर इसमें कोई सिविलाइज्ड कंट्री इंटरवीन करना चाहती है ताकि ये मसला हल हो जाए तो वी वेलकम इट, चाहे वो चाइना हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो। इवन कि मोदी जी जब पिछली बार ट्रम्प से मिलने गए, यूनाइटेड स्टेट्स गए, उन्होंने भी तो इस पार्ट ऑफ कश्मीर, दे टू डिस्क्राइब दिस पार्ट ऑफ कश्मीर एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बाय डिस्क्राइबिंग इट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। उससे पता चलता है। और आप अंदाजा लगा लीजिए, एक साबिका चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था, फॉर्मर, कोई वक्तव्य नहीं था, झूठ है, फॉर्मर कोई वक्तव्य नहीं था। ये एक फॉर्मर डिपार्टमेंट के अलग, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उस समय इस एक फॉर्मर ये नहीं कहा गया, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं। एक रिलीज तो थी जिसमें लिखा हुआ था इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, एक रिलीज थी उसमें लिखा हुआ था, और कांग्रेस ने भी वो सवाल उठाया था। लेकिन मैं इनामुन नबी की बात पूरी हो जाए, मैं इनामुन नबी के बाद आपके पास आऊंगा। एक मिनट, इनामुन नबी अपनी बात पूरी करो। इनके बारे में भी कहा, हाँ, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एक सिटिंग एमपी हु रिप्रेजेंट्स न्यू दिल्ली इन कश्मीर,
वो अगर आपको कह रहा है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, आप अंदाजा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर तो आप मानते हैं उनकी बात? इनामुन नबी आप मानते हैं उनकी बात? गुजरता है इनामुन नबी आप मानते हैं उनकी बात? हाँ या ना? इनामुन नबी आप उनकी बात मानते हैं? हाँ या ना? शिपियन में एक अरूबा एक छोटी लड़की को फौज की गाड़ी में। इनामुन नबी अब दूसरे मुद्दों की तरफ मत जाइए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उस पे बोलिए, आप मानते हैं हाँ या ना? फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा एक्चुअली। एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल जनाब, हम ठीक है, अब सुनिए इनामुन नबी, 1998 फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते थे। नेल्सन मंडेला जैसे फिगर ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे पर मध्यस्थता करना चाहता हूं और हम सुलझाना चाहते हैं। तो यही फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था उसका। यही फारूक अब्दुल्ला थे जिनको आग लग गई थी उस वक्त कि कैसे कोई कह सकता है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई मध्यस्थता कर सकता है। आज फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं है तो उनको वो चीज नहीं नजर आती। आज वो स्टैंड चेंज हो गया उनका। तब के फारूक अब्दुल्ला की बात मानेंगे आप? अगर आपको परेशानी होती है चाइना की इंटरवेंशन से या यूनाइटेड स्टेट्स के, मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1998 में फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के सीएम थे तब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आज जब वो कुछ नहीं है तब उनको ये सारी बातें समझ में आ रही है। पूछे नहीं, आप उनके प्रवक्ता बन के बैठे हैं। आपने बोला बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला साहब की बात सही है। मैं कह रहा हूं सही बात कही है वो। तो उस वक्त क्या गलत बात नहीं थी? वो आप उनसे पूछे ना। मैं क्यों पूछूं? आप उनकी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, आप उनकी बात को फ्लोट कर रहे हैं। अगर आपको परेशानी होती है बहुत परेशानी से, बहुत परेशानी है, नहीं हो सकती किसी की इंटरवेंशन, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर खुद भारत की संसद ने यह रेजोल्यूशन पास किया है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और आप जैसे लोग उसी संसद के बनाए हुए नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ बातें करते हैं। पास किया है? अरे किसने पास किया है इंटीग्रल पार्ट है? किसने पास किया है? इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है। इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, मैं पढ़ के सुना सकता हूं आपको। 22 फरवरी 1994 का रेजोल्यूशन। इंडियन पार्लियामेंट बड़ी है या यूनाइटेड नेशन बड़ा है? इंडियन पार्लियामेंट इंडिया में होगा, बात पाकिस्तान की करते हो। 1947 में महाराजा ने साइन किया। अरे 1947 में ये रियासत महाराजा हरी सिंह की थी, उसने साइन किया। साहब आप लोगों को बचाने के लिए किया था उसने, तो भला किया था आप सबका। सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट है हमारे लिए, भारत की संसद आती है, उसके बाद कोई आता है। मीम अफजल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, मैं ऐसा तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मुझे लगता है आप ज्यादा टेक्निकल बता पाएंगे, लेकिन मीम अफजल साहब भी एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो मीम अफजल साहब के पास चलते हैं। मीम अफजल साहब, फारूक अब्दुल्ला तो आपके अलाई भी हैं, पहले भी आपके साथ चुनाव लड़ चुके हैं और अभी रिसेंटली भी आपने उनके साथ मिलकर एक उपचुनाव लड़ा था। हालांकि राहुल गांधी इस बात की मजम्मत कर चुके हैं कि इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर भारत का, लेकिन मीम अफजल साहब, फारूक अब्दुल्ला को क्या जरूरत पड़ी इस वक्त ऐसी बयानबाजी की, और क्या कहेंगे आप उनकी इस बात पर? निकालिए इस मसले का हल, ना चाइना। रुकिए ना इनामुन नबी, रुकिए। देखिए नबी साहब, जरा आप थोड़े खामोश होंगे, आराम से पहले बात सुन लीजिए। पहली बात तो है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ कहा उससे हम किसी हालत में भी इत्तेफाक नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते, अभी आपने यूनाइटेड नेशंस की भी बात की और ये कहा कि उसके अंदर जब आ गया और वो आज पार्लियामेंट से भी बड़ा आपने यूनाइटेड नेशंस को, तो आपको ये समझना चाहिए कि शिमला अकॉर्ड जब हुआ था उसमें दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री थे और वहीं पर यह तय हो गया था कि तीसरी कोई जो ताकत है या तीसरा कोई फरीक जो है इसमें शामिल नहीं होगा, और उसी पॉलिसी पे हर सरकार चलती रही है, ये सरकार भी चल रही है। अब आप कश्मीरी हैं, यकीनन आप मसले का हल चाहते हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट उस एग्रीमेंट में ये तो उस एग्रीमेंट ये कहीं मेंशन नहीं है कि हमने विड्रॉ किए हैं यूनाइटेड नेशंस के करार। सर लेट हिम कंप्लीट ना प्राइम मिनिस्टर नबी एज अ सीनियर, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। इनामुन नबी, कोई जरूरत नहीं होती उसकी, वो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। नया एग्रीमेंट जो भी होता है दो देशों के दरमियान में, वो पुराने एग्रीमेंट को खुद ब खुद ही नल एंड वाइड कर देता है, खुद ब खुद ही नल एंड वाइड कर देता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पुराने की बात कहीं पर एग्रीमेंट में नहीं है, उनको उन्हीं बनता है। रुकिए इनामुन नबी, मैं डिबेट ओपन नहीं कर रहा हूं अभी, मैं एक एक करके सबके कमेंट लूंगा, उसके बाद इस डिबेट को ओपन करूंगा। आप बीच में टोकेंगे तो मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा। मीम अफजल साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा, फिर डिबेट ओपन। इनामुन नबी साहब, मैं सिर्फ मेरी बात आप सुन लें, पहले आप मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल गलत हुआ है
और हम इसके बिल्कुल साथ नहीं। आज राहुल गांधी जी ने बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर साफ तौर पर कहा है कि तीसरी मध्यस्थता का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आज जो कश्मीर में हालात हैं उससे पूरा देश चिंतित है और कश्मीर भी चिंतित है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर वो शर्मनाक है। आज अमेरिका तक में कश्मीर को लेकर के नहीं, लेकिन आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा रेजोल्यूशन। एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये जो आपने कहा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, ये रखा गया था उनके एक जो उन्होंने एलानिया जारी किया था, उस पर हमने एहतजाज किया। सरकार ने उस पर गौर नहीं किया था और ये सरकार की गलती थी। बाद में उन्होंने बातचीत की या क्या हुआ, लेकिन उसको दुरुस्त कर दिया गया है और मेरे पास वो अब है कि उसमें क्या लिख दिया गया है। उसके अंदर लिख दिया गया है, पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, अब उसमें लिख दिया गया है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये करेक्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। ठीक है, हमने तवज्जो दिलाई थी और सरकार को क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, मेरे साथ सुशील पंडित हैं, अचल मल्होत्रा। मैं एक एक बयान इनसे ले लूं। आपने अच्छी जानकारी दी सर हमारे व्यूवर्स को, ये बड़ी अच्छी जानकारी है और ये जानकारी हमारे काम की भी कि अमेरिका ने कैसे भारत के कहने पर अपनी गलती को सुधारा है। लेकिन अचल मल्होत्रा मैं आपके पास आऊंगा, फिर सुशील पंडित जी आ रहा हूं आपके पास। अचल मल्होत्रा, जिस तरह से आज अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एड में कटौती की है। पेंटागन ने उनके 2016 का जो फाइनेंशियल 2016 का फंड रोका है $350 मिलियन का। पहली खबर। दूसरी खबर, अमेरिका ने इससे पहले भी हमने कल बात की थी, जिस तरह से पाक को सेफ हेवंस की लिस्ट में डाला था टेररिस्ट के लिए। और इधर देश में, जब देश के बाहर जब हम किसी को बातें रखते हैं, समझाते हैं, तो अमेरिका जैसा देश हमारी बात मानता है। लेकिन देश में एक ऐसा शख्स जो संवैधानिक पदों पर रह चुका है, वो जब ऐसी बात कर दे कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता होनी चाहिए, तो कितना कमजोर पड़ता है हमारा पक्ष। और ऐसे लोगों की बयानबाजी को फिर आप कैसे देखते हैं? गौरव, बहुत साफ बात है कि जो कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करने का एजेंडा आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान का है। दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई कंट्री नहीं है जो इस बात को सीरियसली लेती है कि ये कोई इंटरनेशनल इश्यू है। सब इसको मान के चल रहे हैं कि एक बायोलेटरल इश्यू है, बायोलेटरल लेवल पे इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर हमारे देश में, अगर कोई भी हमारे देश में इस बात को उठाता है तो ये समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान के एजेंडा को प्रमोट कर रहा है और इसकी गलत, जो बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका एक गलत मैसेज जाने वाला है। जो लोग यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उन्हें इतिहास को दोबारा पढ़ना चाहिए, उस रेजोल्यूशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस रेजोल्यूशन की वैल्यू और रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। उस यूएन रेजोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस लगाए गए थे जिसमें से एक भी कंडीशन पाकिस्तान ने नहीं मानी है। उसके अलावा कश्मीर में कई 10 या 11 बार इलेक्शंस हो चुके हैं और कश्मीर की जनता को इस बात का पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी सरकारें खुद अपनी मर्जी से चुने। इलेक्शंस बाय एंड लार्ज ट्रांसपेरेंटली हुए हैं। कोई सरकारें बदली हैं, लोगों की इच्छाओं से बदली हैं। अब अगर कोई छोटा सा तबका इस बात को मानने से इनकार करता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है सर। कुल मिलाकर कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। तीसरे आदमी की इंटरवेंशन का इसमें कोई स्कोप नहीं है। मैं आपके आने वाले प्रोग्राम में एक रहीम का दोहा सुनाने की इजाजत चाहूंगा, लेकिन अभी आप दूसरों से नहीं सर, आप सुना दीजिए, फिर मैं जाता हूं दूसरे पैनलिस्ट के पास। आप सुना दीजिए, फिर मैं जाता हूं दूसरे पैनलिस्ट के पास। अच्छा, देखिए रहीम जी ने कहा है, रहीमन निज दिल की व्यथा, रहीमन निज दिल की व्यथा ना कहिए किसी से रोए, सुन अठलाई हैं लोग सब बांट न ले कोहे। मतलब साफ है, आपका दुख अगर आप किसी तीसरे आदमी के सामने रोते हैं तो वो आपको सांत्वना देगा, ऊपर से आपके साथ जो है सिंपैथी दिखाएगा, मन ही मन मुस्कुराएगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। आपका दुख कोई नहीं बांट सकता। पर तो लगता नहीं कि सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान की पढ़ाई ज्यादा पढ़ ली है। भारत में उन्होंने ये दोहा ही पढ़ लिया तो शायद समझ में आ जाता उनको कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं सुशील पंडित का रुख करूंगा। सुशील पंडित, सवाल ये केवल फारूक अब्दुल्ला का नहीं है, हमने हाल फिलहाल में देखा है और खुद इनामुन नबी इस पैनल में बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी सुर में सुर मिलाते हैं। पाकिस्तान परस्त किस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के हक में बातें कर रहे हैं और न केवल सरकार को बल्कि तो अब कश्मीर को लेकर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये
रहते भारत में है और बजाते पाकिस्तान की हैं। तो इन ऐसे पाकिस्तान परस्तों पर क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको दिखती है ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई? देखिए, मूर्खों को थोड़ा सा अलाउंस दे देना चाहिए उनकी अनभिज्ञता का, जानकारी के अभाव का। मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने खुद कहा कि 1948 की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस रिडंडेंट हो गए जब से भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता करके इसको एक बायलैटरल इशू बनाया, और जब से पाकिस्तान ने उन रेजोल्यूशंस की अवहेलना करते हुए उनको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन जो पढ़ने लिखने की जहमत ना उठाए उनके साथ आप क्या बहस कीजिएगा। और दूसरी बात, ये वो अब्दुल्ला परिवार है जिसको हमने सर पे बिठाया है पिछले 70 साल में। ये खुद 3-3 दफे मुख्यमंत्री रहे हैं, देश में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और यहां के राष्ट्रपति बनने का सपना देखते थे। ऐसे व्यक्ति को हमने, इस देश ने पाल पोस करके इस सांप को बड़ा किया है, और ये आज जो मुंह में आए बोलता है। ये तो हजरत बल से पिछले साल ये तक कह चुका है कि हुर्रियत वालों एक हो जाओ, हमको अपना दुश्मन मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं इस तहरीक में। तो ये बहुत दोगला आदमी है, आस्तीन का सांप है, और इसको किसी भी हालत में खुला छोड़कर इस तरह की बयानबाजी करने नहीं देना चाहिए। इसका वही हश्र होना चाहिए जो इसके बाप शेख अब्दुल्ला का हुआ था। 28 साल उसको नजरबंदी में कल फिर आप करेंगे तो उनके जो अलाइज वो कहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कद्दावर नेता नहीं है, ये टुकड़ों के गुलाम हैं। इनको पैसा फेंकिए, ये नाचते हैं गाते हैं, और ये नाचते गाते ही आए हैं। जब जब इन्होंने नाचना गाना किया है तब कश्मीर का आवाम इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। शेख अब्दुल्ला की कब्र के ऊपर पहरा बिठाना पड़ता है, आपको मालूम है। और जब ये उनके साथ साथ राग फैलाते हैं तब ये इनको का वही सिला होता है। जो गद्दारी करेगा उसके देखा, अब इनका बाप गद्दार हो गया, ऐसे ही होगा। अब शेख अब्दुल्ला को गद्दार कह रहे हैं, देखा? नहीं, और सबसे बड़ी बात, देश के साथ गद्दारी का सिला क्या होता है मालूम है आपको? देश के साथ गद्दारी का सिला मालूम है आपको? पहरा देना पड़ेगा। देश के साथ गद्दारी का भी याद रखना, जान लीजिए यहाँ पर कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी। एक मिनट, मैं एक गद्दारी की यही सजा होती है। नहीं, रुके एक विशंबर दयाल साहब से कमेंट, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। विशंबर दयाल साहब से कमेंट। विशंबर दयाल साहब, सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसे लोगों को हम शह दे रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके? गौरव, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, 2-3 चीजें करेक्ट कर दूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा बायलेटरल मुद्दा है। मैं कहता हूं जम्मू एंड कश्मीर नहीं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके का जो इश्यू है, जो वो लाइन बनी है, वो बायलेटरल मुद्दा है। जो आज कश्मीर के हालात हैं, जो उग्रवाद है, वो बायलेटरल मुद्दा नहीं है, वो यूनिलेटरल मुद्दा है। इस देश की अंदरूनी स्थिति में उग्रवाद फैला है, उसका मुद्दा है। पहली बात तो स्पष्ट होना चाहिए इस देश को कि इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं। संभालिए ना, आप सुनिए मेरे से साहब, सुनिए साहब, अभी क्या उस कश्मीर की दूसरी बात गौरव, देखिए कौन क्या बात कौन क्या बात कह रहे हैं, किसने किस वक्त पे कही और किस आदमी ने बात कही। देखिए ये जो फारूक अब्दुल्ला ने की है, नामुन नबी की आवाज डाउन कर दीजिए। अभी नामुन नबी 2 मिनट बाद आपकी आवाज ओपन करूंगा मैं। देखिए फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी है, ऐसे टाइम पे दी है जब भारत जो है एक तरफ चाइना हमारे साथ स्टैंड ऑफ पे है और एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनली बिल्कुल बदनाम हो चुका है। ऐसे वक्त पर और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मुहिम आज के दिन चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे वक्त पर फारूक अब्दुल्ला जो एक पुराने चीफ मिनिस्टर रह चुके, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये उनको बिल्कुल ये इसकी जितनी खंडन किया जाए, और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को आज चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से पल्ला झाड़ ले, नहीं तो ये देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट मैं यही सवाल लेके जाता हूं, इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी कल सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाइकआउट करना चाहिए। फारूक साहब को पार्लियामेंट में मत जाने दीजिए। बिल्कुल मैं यही सवाल लेके जा रहा हूं। क्या मीम अफजल साहब आप लोग ऐसा करेंगे? क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर ये रेजोल्यूशन पास किया कि इंटीग्रल पार्ट है, और आप ही लोगों की अलाई है वे, और आप ही लोगों के मुंह पे ऐसी बातें करते हैं। और राहुल गांधी ने कितनी फार रीचिंग स्टेटमेंट दी है, और हमको वेलकम करना चाहिए उस कमेंट का। लेकिन क्या उस कमेंट के आगे आप बढ़ेंगे और कोई एक्ट दिखेगा फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो? क्या संसद में आप लोग कुछ ऐसा लाएंगे उनके खिलाफ? देखिए,
पहली बात तो है कि संसद में क्या होना चाहिए ये मैं यहाँ बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं बताऊँ संसद में क्या होना चाहिए। यहाँ जो लोग कुछ मशवरा दे रहे हैं उनका अपना अंदाज हो सकता है मशवरा देने का। सुशील पंडित जी ने अभी फारूक अब्दुल्ला के ताल्लुक से जो कुछ भी कहा वो उनके अपने जज्बात हो सकते हैं। मैं उनका दर्द समझता हूँ। जिस तरह से मैं कभी कभी कश्मीरियों के दर्द को समझ करके बात करता हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी समझ के बात करता हूँ। अगर वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं या ऐसी बात करते हैं तो मैं जानता हूँ उसकी पीड़ा क्या है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि बयान गलत था, कांग्रेस पार्टी ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। हमारे बड़े नेता राहुल जी ने खुद ये बात कही कि कश्मीर इज़ इंडिया, इंडिया इज़ कश्मीर। शायद आज से पहले कभी किसी ने ये बात नहीं कही है, और जाहिर है बहुत से लोगों ने कश्मीर इज नॉट इंडिया और बड़ी तादाद में इनामुल नबी, कश्मीर इज इंडिया, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। डोंट से दिस। मैं नरेंद्र तनेजा के पास जाऊंगा। एक मिनट इनामुल नबी, होल्ड ऑन। तभी तो अपनी बात पूरी कीजिए। इनामुल नबी रुकिए, मीम अफजल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। इनामुल नबी के भी सब सवालों का जवाब दे सकता हूँ। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में जो सिचुएशन है इस वक्त वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, पूरा देश इसको महसूस कर रहा है, पहले भी मैंने कहा। ठीक है, सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसकी बड़ी नाकामी है। पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार वहां बनी हुई है वो मामलात को टैकल करने में बुरी तरह से तनेजा साहब, इसके बाद आप ही के पास आज कहा गया कि इसकी बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कश्मीर के हालात को खराब करने में, और हम ईमानदारी से ऐसा महसूस करते हैं। कश्मीर में कुछ भी रहा हो, बीजेपी की सरकार के आने से पहले अमन अमान था। 65 से 70% तक पोलिंग हुई, वहां चुनाव हुआ। अभी एक सवाल और हो रहा था कि भाई वहां पर आप किससे बात करें, यानी आप हुर्रियत से बात नहीं करते। मैं कहता हूं आप हुर्रियत से बात मत कीजिए, लेकिन क्या कश्मीर में और लोग नहीं है चुने हुए जो नुमाइंदे हैं कश्मीर के? क्या सरकार उनसे बात नहीं कर सकती? क्या पीडीपी के अलावा जितनी भी पार्टियों के वहां नुमाइंदे हैं या वहां की इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्या उनसे बातचीत का दायरा? चलिए, मैं नरेंद्र तनेजा यही सवाल लेके आपके पास आता हूं। नरेंद्र तनेजा, डायपर पहनाइए। देखिए, कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, नरेंद्र तनेजा जो बात मीम अफजल उठा रहे हैं ये गंभीर सवाल है, लेकिन एक सवाल और है। सवाल ये कि आपकी सरकार है जम्मू कश्मीर में और आपकी सरकार केंद्र में भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि उसके बावजूद आप लोग अमेरिका से कहते हैं कि भाई अमेरिका से हमने कहा और अमेरिका देखिए कितनी कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सर, आप भी तो कुछ कड़ी कार्रवाई करते दिखिए ना। तो पाक को आप लोगों ने आज तक टेरर स्टेट घोषित किया, ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया, ना आप लोगों ने उनके साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिव्यू करने की बात कही थी, उस पर कोई अपडेट दिया कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया। अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका कर रहा है तो हम भी तो कुछ करते दिखने चाहिए सर। मुदई सुस्त गवाह चुस्त। देखिए, आपने आधे घंटे बाद मुझे मौका दिया है तो मुझे बोलने दीजिएगा थोड़ा सा। सर, मैं सबको बोलने के लिए मौका दे रहा हूं। अफजल साहब ने कितनी सुंदरता से अफजल साहब ने कितनी सुंदरता से जो मुद्दा था फारूक अब्दुल्ला उसको चेंज कर दिया, उस पर बहस ना हो। मीम अफजल साहब, आपको तो बीजेपी को कोसना है, कोसिए, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि जो डॉक्टर अब्दुल्ला ने जो वक्तव्य दिया है आप उसके बारे में बातचीत करिए। वो मुद्दा है कश्मीर की सिचुएशन जो आपकी क्रिएट करी हुई है। अगर इतिहास आपको ज्यादा पता है ना, आपकी क्रिएट करी। हम वहां पे जो हमने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, जो बच्चे उनको भी जल्दी खत्म कर देंगे टेररिज्म। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैंने सुना था, ये तहजीब नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मुझे पता है आप डॉक्टर अब्दुल्ला से बात नहीं करना चाहते, उनको शील्ड कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, आप शील्ड कर रहे हैं उनको अपनी सुंदर शब्दों से। उस पे बहस नहीं होने देना चाहते, मैं उसी पे बहस करूंगा। मैं आप मुद्दा से जाना चाहते हैं जिससे असली मुद्दे पे बहस ना हो। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस बचा रही है। बहस क्यों करेंगे? ये बहस पे बचा रहे, मैं नहीं बचाने दूंगा। आप उसी पे आइए। अफजल साहब मुद्दे पर रहिए। मुद्दे ये कि आपके खास उसके बाद से आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अफजल साहब, आप एक्स एम्बेसडर हैं, थोड़ा तहजीब तो रखिए, थोड़ा तहजीब तो रखिए। आप बोल रहे थे, मैं बोला बीच में, एक शब्द नहीं बोला। अब सुनिए मुझको, आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है, लेकिन जब आप कोई ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब फौरन हर हिंदुस्तानी को से चोट पहुंची है। आप डिफेंड मत करिए उनको, आप उनको डिफेंड मत करिए इस प्रोग्राम पे आकर के। वो कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों को और भी बहुत चोट पहुंच रही है, कभी उस पर भी बात कर लिया करें। पॉलिसी है हिंदुस्तान की, जो पॉलिसी है उसके खिलाफ। और संसद भारत कर लीजिए, हुर्रियत से बात कर लीजिए। पहले बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान, अरे हुर्रियत को छोड़िए आप। और आपको ये डेमोक्रेसी खूबसूरती है कि आप जैसे लोग आकर के टेलीविजन पे बात करते हैं कि हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन सुप्रीम है।
हिंदुस्तान से पार्लियामेंट से कोई बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ऑल सुप्रीम है। अफजल साहब माने, भीम अफजल साहब या ना माने, कांग्रेस माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ऑल सुप्रीम है। कश्मीर का मसला लगभग अमेरिका तो कर रहा है, वो सॉल्व कर देगा कश्मीर का मसला, हम क्यों करें? मेरे सवालों का जवाब दीजिए नरेंद्र तनेजा। आपने आप कह रहे हैं नहीं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पाक को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों दे रखा है आपने? हटाइए उसको। गौरव अग्रवाल में जवाब दे रहा हूं, सर टेरर स्टेट वाले सवाल पे जवाब दीजिए। सुनिए गौरव अग्रवाल, सुनिए, मैं जवाब ही दे रहा हूं, सुने। आप चुप हो तब जवाब दूं ना। अमेरिका की तरफ दागते हुए कांग्रेस, हम अमेरिका या किसी मुल्क में हम अपनी ताकत पे बोलते हैं। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अपनी ताकत पे बोलते हैं और हिंदुस्तान के 127 करोड़ लोगों की ताकत पे हम लोग बोलते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी के खैरात नहीं चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान को सबक हम सिखाएंगे। सवाल का जवाब दीजिए। मैंने 3 सवाल पूछे थे, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मैंने 3 मुद्दे बोले थे। पाक को टेरर स्टेट कब घोषित करेंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब विड्रॉ करेंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी रिव्यू की जो बात कही थी उसके बाद एक भी अपडेट हमारे पास नहीं कि आपने कौन सा रिव्यू कर दिया उसका। साहब एक मिनट, इनाम आप सुन लीजिए। हाँ बताइए। आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए। 10 सेकंड में आपने तीनों चीजों की बात करी है। इन तीनों का पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है। हमने पाकिस्तान का गला घोट रखा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का गला नहीं घोटा जाता है। दूसरी बात, सिंध आते इंडस की, उस पर काम शुरू हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है और इंडिया ने दर्जा नहीं दिया है। मुद्दा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मुद्दे पर रहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शील्ड मत करिए। नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शील्ड कौन कर रहा है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शील्ड करना होता तो हम पाक परस्त नहीं कहते उनको। हमने तो ये मुद्दा उठाया सर कि फारूक अब्दुल्ला ने मुद्दा क्यों किया। आप अपनी सवालों से क्यों भाग रहे हैं? जितना सवाल मैं कांग्रेस से पूछने का हक रखता हूं, उतना सवाल मैं बीजेपी से पूछने का हक भी रखता हूं। मैं अचल मल्होत्रा फारूक अब्दुल्ला के बयान को कंडेम हम सब करते हैं, लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला ने ही एक बात कह दी और उसके पीछे हम पड़ जाए? क्या जो सरकार कर रही है उससे सवाल ना पूछे कि सर कश्मीर का जो मसला है उस पर आप ऐसा स्टैंड क्यों लेके बैठे हैं? नहीं, मैं आता हूं सर। सवाल पूछने का तो सवाल ही नहीं है। ये बीजेपी का ट्रेडिशन है, जब से सरकार आई है सवाल पूछने का हक छीन लिया गया है। नहीं ठीक है, सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ रहे हैं सर, हम पूछेंगे। आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की। हाँ, आपको पता है हम हिंदुस्तान से कितना एक्सपोर्ट करते हैं? सुनिए मेरी बात, हम पाकिस्तान से क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तकरीबन 200 से ज्यादा आइटम्स रोजाना जाते हैं। जाकर वाघा बॉर्डर पे चेक कर लीजिए कितना ट्रक रोजाना पाकिस्तान जाते हैं। तो आप और हमारे यहाँ कितने ट्रक आते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में हम इतने भूखे हो गए हैं कि हम पाकिस्तान को बराबर सप्लाई देते हैं। ये है हो क्या रहा है? कांग्रेस का शुरू करा हुआ है। आपने सर आप बंद कर दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं रुकिए सर, इनामुन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीम अफजल साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मीम अफजल साहब डिफेंड करेंगे तो सवाल किया हुआ है। स्टेटमेंट को शील्ड कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में अमन अमान हो गया था कश्मीर के अंदर। सब आपका करा धरा है। झंडे नहीं लहराते थे, कोई ISI के झंडे नहीं लहराते थे। डॉक्टर आपके आने के बाद हुआ है। मत करिए। और जब आप रहे हैं देश में आतंकवाद, पार्लियामेंट में हमला, ये सब आपके दौर में हुआ है। पूरा परिवार डॉक्टर अब्दुल्ला का परिवार आपके जमाने में होता है। जब भी कुछ होता है कांग्रेस का पाला हुआ परिवार। क्या वजह है इसकी? कभी इस पे गौर किया क्या वजह है इसकी? फारूक अब्दुल्ला का परिवार आपका पाला हुआ है। ठीक है सर, रुकिए। मुझे लगता है इस बात से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इस बात से आगे बढ़ते हैं। मैं अचल मल्होत्रा, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। अचल मल्होत्रा, फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा उस पर मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन अचल मल्होत्रा, फारूक अब्दुल्ला जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो, चाहे प्रो पाकिस्तानी हो, और चाहे बहुत सारे लोग जो ऐसी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं इंडिया के स्टैंड को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या जो सरकार कह रही है कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, वही एक स्टैंड लिया जा सकता है, या इसके अलावा भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? और आप एक तरफ कार्रवाई की बात करें, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करें, दूसरी तरफ आप उसे अपने व्यवसायिक रिश्ते भी आगे बढ़ाएं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे दे, आप उसको टेरर स्टेट घोषित न करें, जबकि कितनी बार आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने कश्मीर में आतंक फैला रखा है। तो हम किस तरह की बात कर रहे हैं? देखो गौरव, ऐसा है कि जब पाकिस्तान की चर्चा होती है तो उस पाकिस्तान के मुद्दे को हमें पूरी टोटलिटी में देखने की जरूरत है। किसी एक एंगल से हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमने बहुत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ सफलताएं हमें मिली हैं। अमेरिका को हमने परसुएट किया, अमेरिका पिछले कुछ दिनों से हमारी मदद कर रहा है, लेकिन सवाल यह कि क्या ये काफी है? और सरकार अगर ये कहती है कि उन्होंने इतने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो कोई वो किसी पे एहसान नहीं कर रही है।
टेररिस्ट हमारे देश के अंदर हमारी सीमाओं में घुस के हमारे निर्दोष बच्चों और जवानों की जान लेंगे, तो क्या हम उनको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर कमजोर बनाने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या ये गिनाए जा सकते हैं? आपने 3 मुद्दों की बात करी, इस पे कोई भी प्रोग्रेस पिछले दिनों में सामने नहीं आई है। और ये कहना कि मोस्ट फेवर्ड नेशन में इसका नुकसान है, उसका नुकसान है, पाकिस्तान को बहुत थोड़ा नुकसान है, हमारे एक्सपोर्ट्स का नुकसान हो जाएगा। भैया, इस तरह के जब देश की अखंडता, देश में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों की जान पे बनती है, तो 2, 4, 10 रुपए और 20 रुपए की बात नहीं होती है। आपको सिग्नल्स देने होते हैं, आपको ये बताना होता है कि आपको चारों तरफ से अगर हम आपका गला घोट रहे हैं तो किस तरह। हाँ, और लोग कहते हैं कि इंदुस वाटर ट्रीटी को हम छेड़ नहीं सकते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, उसमें फला इन्वॉल्व है, उसमें ढिमका इन्वॉल्व। सवाल यह है कि उस ट्रीटी के अंदर उसे बिना अल्टर किए, विदाउट उसको वर्किंग आउट किए ऐसी प्रोविजंस हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो उसका पाकिस्तान पे असर होने वाला है। तो वो क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सरकार अभी नहीं बताना चाहती है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये बातें खुल के सामने आए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, सुशील पंडित भी कुछ कर रहे हैं। ओके, सुशील पंडित कुछ बोलना चाहते हैं। मैं नरेंद्र तनेजा जी आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आता हूं थोड़ी देर में। देखिए, वापस फारूक अब्दुल्ला पे अगर मुद्दा लाया जाए, इस व्यक्ति के 1970 या 71 में लंदन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडेशन के वक्त के फोटोग्राफ्स हैं उन फाउंडर्स के साथ। तब शेख अब्दुल्ला नजरबंदी में थे और ये लंदन में थे। तो इस आदमी का इतिहास इतना क्वेश्चनेबल रहा है। और दूसरी बात, 1999 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे 1989 में, इन्होंने जुलाई में कम से कम 350 ऐसे लोग आतंकवादी छोड़े थे जिनको सेना ने सीमा पर पार करते हुए पकड़ा था और जेल में दिया था पुलिस के। इन्हीं आतंकवादियों ने वो कहर ढाया कि पूरे का पूरा हिंदू समुदाय कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुआ। ये वो व्यक्ति है जो 1996 में इसको दोबारा तश्तरी में रख के सत्ता सौंपी गई जब चुनाव कराए गए 1996 में। इसने वापस आकर के फिर कश्मीर को घुटने टिकवा दिए। तो ये व्यक्ति लगातार आस्तीन का सांप बना रहा है। इसकी लॉयल्टी कभी भारत के साथ नहीं रही है। ये श्रीनगर में एक, जम्मू में एक और दिल्ली में अलग बयान देता है। ये कश्मीरी में कुछ और, उर्दू में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और बोलता है। इस व्यक्ति का इतिहास सरासर रक्त रंजित है और इसको जेल में होना चाहिए। इसके ऊपर सेडिशन का मुकदमा लगना चाहिए। ही शुड बी ट्राइड फॉर हाई ट्रीजन और इसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि कश्मीर का कोई राजनीतिज्ञ उसके बाद यह दुस्साहस ना कर सके कि वो देश की पीठ में छुरा घोंपे। आज सभ्य शब्दों में बात करने का दिन नहीं है मीम अफजल साहब। मैं अपनी जुबान तल्ख इसलिए कर रहा हूं कि यह आदमी बार बार पहचाना गया है और उसके बावजूद इसको फिर से इक्तदार में तश्तरी पर रख करके सत्ता सौंपी गई है और इसने इस देश का नुकसान किया है। और पार्लियामेंट को इस बात का सच में संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा सदस्य उन 543 व्यक्तियों के बीच बैठने लायक है कि नहीं जो देश की पीठ में बार बार छुरा घोंपता है। ठीक है, मैं अब इनामुन नबी का रुख करूंगा, फिर मीम अफजल और तनेजा जी आपके पास आता हूं। इनामुन नबी, फारूक अब्दुल्ला ने कोई पहली बार बयान नहीं दिया है। कई बार वो ऐसे बयान देते रहे हैं जहां वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान परस्त के तौर पर बोल रहे हैं। इनामुन नबी, क्या वाकई जो आतंकवाद पाकिस्तान इस देश में फैला रहा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और उसके जैसे पता नहीं कितने आतंकी संगठन कश्मीर को तबाह करने पर तुले हैं, क्या वाकई उस पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? और क्या उस पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए किसी तीसरे देश को बुलाना चाहिए? या आप नहीं मानेंगे लेकिन पाकिस्तान परस्तों के ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे साउथ कश्मीर में सेना कर रही है और नॉर्थ कश्मीर में करने जा रही है? मेरी बात सुनिए आप। मेरे अभी कोई दोस्त कह रहा था कि मिलिटेंट्स को हम पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूअसली मारते आ रहे हैं। आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप तो पिछले 30 वर्षों से हमें मारते आए हैं, आपको कुछ हासिल नहीं। आप मिलिटेंट हैं क्या? आपने पैकेज भी दिए। आप मिलिटेंट हैं? मैं कह रहा हूँ आम लोगों को। आप अपने आप को मिलिटेंट के साथ खड़ा कर रहे हैं। मिलिटेंट को तो सेना मारती आई है, आप मिलिटेंट हैं क्या? आम लोग तो इनोसेंट लोगों को मारते आए हैं। इनोसेंट लोगों को कल आपने एक बच्ची को कुचल डाला,
अरे वो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, क्यों एक बात का बतंगड़ बना सकते हो? एक एक्सीडेंट सड़क पे कहीं भी हो सकता है, किसी की भी गाड़ी से हो सकता है। आप कितनी गलत बात बोल रहे हैं एक बच्ची को, आप कितनी गलत बात बोल रहे हैं। तनवीर अहमद वानी आज जिसको मारा गया, एक एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ इनोसेंट को कौन मारता है, मैं बताता हूँ इनोसेंट को कौन मारता है। मैं बताता हूँ इनोसेंट को कौन मारता है। इनोसेंट को मारती है वो भीड़ जो कहीं ना कहीं एक सेपरेटिस्ट धर्म गुरु की तकरीर सुन के मस्जिद के बाहर से मस्जिद से निकलती है और मस्जिद के बाहर मस्जिद के बाहर खड़े हुए डीएसपी को लिंच कर देती है। वो इनोसेंट था जिसको आप लोगों ने मारा, उस इनोसेंट को वो मारता है इनोसेंट को। वो जो कश्मीरी बच्चों के माइंड वॉश को करके उनके हाथ में पत्थर दे रहे हैं, वो उनकी उनकी जान देने पर हुआ है, वो मारते हैं इनोसेंट को। कल जो अरूबा मारी गई शोपिया में, उसको किसने मारा? परसों जो शोपिया ये बिजबिहारा में, अगर इनोसेंट को मारना होता विशंबर दयाल साहब, तो वो दार को जीप पर बैठाकर वो मेजर गोगोई क्यों ले जाते? वहां 1200 लोगों घेरे होते, गन फायर करते और वहां पे कत्लेआम मचा देते। अगर इनोसेंट को मारना होता, अगर इनोसेंट को मारना होता तो वो कर देते। उन्होंने साफ कहा कि वहां पर बहुत सारी इनोसेंट लाइफ थी जिनको बचाने के लिए एक्शन लिया। ये बात नहीं समझेंगे आप, गलत लोगों को बात समझा रहे। भारतीय सेना वहां अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए और उनकी हिफाजत करती है। अगर सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा दिया जाए तो जहां आप टीवी पे बैठ के बात कर रहे हो, आपके पीछे बंदूक वाला खड़ा हो, 10 लाख दिए। आप उन जिन लोगों की दलाली आप कर रहे हैं ना, जो लोग वो टेररिस्ट की, अगर सेना नहीं हो, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हो, तो आप घर से नहीं निकल सकते। हमारी सेना वहां किसी भी अपने नागरिक को, बेकसूर को, जो टेररिस्ट नहीं है, उसको आज तक सेना ने कभी ना हैरेस किया है, ना कभी उसको कोई नुकसान पहुंचा है। सबसे कम कोलेटरल डैमेज होता है। इतनी सेना, इतनी ये शहादत इसलिए जाती है वहां कि हम कोलेटरल डैमेज को बचाते हैं। इसको सीरिया भेजो, समझ में आएगा इसको। मुझे लगता है जो धारा 370 आप लोगों ने दे रखी है, आज उसी का नतीजा है जब इनामुन नबी और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग ऐसे खुल के कुछ भी बोल देते हैं। आपने तो वादा किया था धारा 370 हटाएंगे हम, हटाइए सर अब उसको, अब वक्त आ गया है। नरेंद्र तनेजा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट गई। हाँ, अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल किया है। जी, मैं पूछ रहा हूं धारा 370 कब तक हटेगी? हटाने का सवाल और किससे हो सकता है? देखिए गौरव जी, देखिए जो भी कश्मीर की इस समय जो समस्या है, पॉइंट बाय पॉइंट उनको लिया जा रहा है। आपने इंडस ट्रीटी की बात करी, उस पर बहुत काम हो रहा है। ये टेलीविजन पे अभी उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, सरकार उस पर क्या क्या काम कर रही है। जब समय आएगा उसको देश को पूरे समय को बताया जाएगा। कश्मीर के अंदर अभी हमारी प्रायोरिटी यह है कि जो आतंकवादी वहां पे हैं और वहां पे जिस हिसाब से उन्होंने जो है फसाद कर रखा है, सबसे पहले उसे एड्रेस करके उसको ठीक किया जाए, वहां पे जो स्टेबिलिटी लेकर के आया जाए। हर चीज पे काम होगा, लेकिन हर चीज जो है उस समय के अनुसार। अभी हमारा फोकस यह है कि जो वहां आतंकवादी हैं उनको जो है उनको एलिमिनेट करा जाए। पाकिस्तान से जो नए आ रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। पूरे बॉर्डर को इस हिसाब से देखा जाए कि अगर वो नए लोगों को भेजते हैं उनको हम कैसे एलिमिनेट करें। हमारा फोकस सबसे पहला है। दूसरा, उसके अलावा ये साथ में दूसरा फोकस है। उसके बाद पूरे वैली जो 5-6 जो डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये है, पूरे 22 जिलों में ये नहीं है, गिने चुने 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो वहां पे और क्या हमको करने की जरूरत है जिससे वहां पे हर तरीके से हर नागरिक सिक्योर फील करे। आम कश्मीरी भारत का हिस्सा है, भारत से मोहब्बत करता है। आम आदमी चंद लोग हैं जो मोहब्बत नहीं करते। सर, आप मान लिया आप स्टेप बाय स्टेप कश्मीर की समस्या पे आ रहा हूं, उसी पे। लेकिन 370 का नंबर कब तक आएगा ये बता दीजिए। अच्छा, दूसरा देखिए, बात सुनिए, हर चीज का
इस तरह की जो बातें होती हैं, आपको भी पता है कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमने हमारा यह है कि जो कश्मीर और उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा हथियार रखा है कश्मीर, उस समय उस सबको हम भारत में मिलाएंगे, हर तरीके से मिलाएंगे और मेन स्ट्रीम करेंगे। ये जब तक नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन कब चीज कैसे करनी है, उसमें कितना समय लगता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे हम उसको। अभी हमारा फोकस ये है कि आतंकवादियों को खत्म करना। ठीक है, मैं मीम अफजल साहब के पास जाऊंगा। पूरा देश उसमें हमारे साथ है। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हम धारा 370 को भी हटाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि वक्त आ गया धारा 370 हटाने का? क्योंकि उस वक्त जब धारा 370 लगाई गई थी नेहरू जी की तरफ से, तब हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हो चुके हैं। जहां धारा 370 बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन भी देती है जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज में शामिल दिखते हैं। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आप बोल रहे थे कि संसद में क्या होगा, यह प्लेटफॉर्म नहीं है, उसका प्रोटोकॉल नहीं है, हम बता नहीं सकते। तो एक नेता के तौर पर आप जिस तरह से उनके बयान की मजम्मत कर रहे हैं, तो क्या आपको यह लगता नहीं कि संसद हो या संसद से बाहर पार्टी ऑफिस हो या पार्टी की एक ऑफिशियल रिलीज, उनको एक मैसेज देने की कोशिश है? जो राहुल गांधी कैमरे के आगे कह रहे हैं, एक लिखित बयान देकर भी जाहिर करें और बताएं कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है उसका आपके और उनके गठबंधन पर भी कोई असर पड़ सकता है। और मीम अफजल साहब तो शील्ड कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ फारूक अब्दुल्ला को, आपने फारूक अब्दुल्ला का सवाल उठाया, इस पर हम साफ कह चुके हैं। अब उसमें किस तरह की जबान का इस्तेमाल करना है, ये हर आदमी के अपने तरीके पर है। मैं तो कम से कम किसी भी डिबेट में उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता हूं जो आज सुशील पंडित जी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए भी नहीं करता हूं जिन्होंने, उनकी कंडेमनेशन उसी तरह से होना चाहिए जिनके ऊपर बड़े बड़े चार्जेस हैं। खैर, मैं उधर नहीं जाता हूं। अभी तनेजा जी ने एक बात कही कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम वहाँ पर जो है आतंकवाद से डील कर रहे हैं, और 20-22 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी शुरू से एक बात कही, आप कश्मीर के अवाम को सिर्फ धमका के रखें, ये कोशिश बंद कर दीजिए, क्योंकि कश्मीर के ज़्यादातर लोग देश के साथ हैं। आपने खुद कहा अगर 20-22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर लोग आपके साथ हैं, तो जाए ना बीजेपी के वर्कर, जाके वहाँ की बहनों के हाथ पे राखी बांधे, वहां जाकर के लोगों से बात करें कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है आपके खिलाफ है। करते हैं, आप कह रहे धमका रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे दिखाइए ना, आपसे नफरत हमसे नहीं करते। देखिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपकी जबानी यही है, जम्मू कश्मीर आप जबानी यही है कि हम उनको ठीक कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं, ठीक करते रहेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादी आते रहेंगे, आप उन्हें मारते रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग मोहब्बत कश्मीरी अवाम भी बेगुनाह मरते रहेंगे। हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं अफजल साहब, आपको पता नहीं है वहां की जमीनी हकीकत, आपको वहां की जमीन जाइए ना उनके दरमियान। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, उससे बात कीजिए। आप अपने बात को कहिए कश्मीर जाएं, राहुल जी को कहिए कश्मीर जाएं, जमीनी हकीकत देखें। कश्मीर पर बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत पाकिस्तान से हम जो है वहां के लोग मोहब्बत करते हैं, कोई दहशत नहीं है। आप वो जुबान बोल रहे हैं जो वहां पर टेररिस्ट बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि वो, आप कह रहे हैं वो डरे हुए हैं, ये जुबान तो टेररिस्ट बोलते हैं, ये जुबान तो पाकिस्तान बोलता है। बोलिए तनेजा साहब, आपसे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है अगर आप ये कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं डरे हुए हैं, किसकी जुबान बोल रहे हैं, किसकी जुबान बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 22 जिले में डरे हुए हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं अफजल साहब। किस किस्म का टेररिज्म की बात कर रहे हैं? कश्मीर में लोग नहीं डरे हुए, आपको जमीनी हकीकत पता नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपने नेता गुजरात की बात कर रहा हूँ, जाए क्या जमीनी हकीकत बताइए। अरे साहब, आपको गलत देखिए साहब, एक मिनट सर, वन बाय वन, एक मिनट प्लीज लड़िए मत सर, संसद में मत, संसद में तो लड़ते हैं, डिबेट में मत। देखिए, कश्मीर की जमीनी हकीकत यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ 100 नौकरियां कश्मीरी हिंदुओं को घाटी में लौटने के लिए दी थी। वो आम घरों में जाकर नहीं रह पाए, उनको कैंपों में टिकाया गया। और पिछले साल जब बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में फसाद हुए, तो उन 6 के 6 कैंपों को हजारों की भीड़ ने पत्थर मार मार कर इतना दहशतगर्द जदा कर दिया कि उनमें से हर एम्प्लॉई को जान बचा करके जम्मू भागना पड़ा। तो कश्मीर की जमीनी हकीकत यह है कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का, हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति सुरक्षा महसूस नहीं कर सकता, अपने घरों को नहीं लौट सकता, अपने मोहल्लों में नहीं जा सकता।
और सरकार की हालत यह है कि वो किसी भी व्यक्ति को वहां सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। हिंदू हमारा हिस्सा है। हाँ, बस इतना ही जबानी जमा खर्च करते रहिए कि हमारा हिस्सा है, और उनकी जायदादें खा करके बैठ गए हो, उनके घरों पर कब्जा कर लिया है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया है, और उनके हथियारों को अपना नेता बनाए फिरते हो और कहते हो कि हमारा हिस्सा है। ये दोगलापन बंद करो, ये झूठ बोलना, धोखा बंद करो। आप कश्मीरी हिंदुओं की जायदादें हड़प कर बैठे हो, उनके घरों को तोड़कर, उनकी जमीनों को हड़प कर बैठे हो, उनके मंदिरों को तोड़कर बैठे हो, और केवल जबानी जमा खर्च कर रहे हो कि वो हमारा हिस्सा है। आपने उनका हिस्सा मार लिया है, उनको मारकर भगाया है, और कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली कर दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे नेताओं ने, उनके नेताओं के हाथ हमारे खून से रंगे हैं, तुम्हारे नेताओं के हाथ हमारे खून से रंगे हैं। ठीक है, तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारा हिस्सा है? भूल जाओ, कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है तुम्हारी बातों से। एक एक्सपर्ट व्यू और लेते हैं। मैं रुकिए नामू नबी, और प्लीज हंसिएगा मत, वरना दिख जाएगा आप कितने गंभीर हैं। हमें तो मालूम है, व्यूअर्स भी जान जाएंगे, और जो अपनी आप कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी समझ जाएंगे कि हमारा नेता कितनी गंभीरता से टीवी पे बात करता है। लेकिन मैं डिफेंस एक्सपर्ट विशंबर दयाल साहब के पास जाऊंगा। विशंबर दयाल साहब, कश्मीरी हिंदू, अरे रुकिए ना सर, कश्मीरी हिंदू मुस्लिम क्यों बात रहे हैं? भाग गए होंगे तो उसमें क्या है? जो वहां करते हैं वही आप भी कर रहे हैं। ये बंदा कम्युनलाइज करना चाहता है। विशंबर दयाल साहब, क्या वाकई मेरे होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे काम तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे कारनामे तुम्हारे सामने आएंगे जिंदगी भर। विशंबर दयाल, वो मैं तो देखिए, इन्होंने आपकी आवाज में, आज मेरे से तो जब भी आपने सवाल किया इन्होंने आवाज में दबा दिया। नहीं, आप बोलिए, आप बताइए। नहीं, क्या मेरा सवाल ये कि क्या वाकई जो नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि 1 by 1 हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और सारी चीजों का नंबर आएगा धीरे धीरे, तो क्या वाकई हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? या जो मीम अफजल कह रहे हैं कि कश्मीर इससे पहले बहुत अमन था कश्मीर में, और इस सरकार के आने के बाद कश्मीर का अमन खत्म हो गया, ऐसा कुछ है? देखिए, कुछ चीजों पे आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में जो कोऑर्डिनेशन है और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, वो सराहनीय है। इसमें निसंदेह कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि सरकार बदल गई या ये समझता हूं जो ढांचा है उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो इसको तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन 91 से आज तक, जब से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डीपली इन्वॉल्व रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम हमेशा इसी तरह से है कि वहां पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाए। आज अगर आवश्यकता है, जो दूसरी तरफ का पहलू है, वो मानना पड़ेगा आपको कि वहां हालात गंभीर है, सामाजिक हालात बहुत गंभीर है। एक टेररिस्ट मरता है, उसके जनाजे के पीछे 50,000 आदमी जाते हैं। वहां पे जो आईएसआई की जो गेम प्लान है कि इसको टेररिस्ट वर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस पीपल ऑफ कश्मीर इस वॉर को किया जाए, उसमें जो आज की वहां की सरकार है उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है। और ये जितना मर्जी टीवी पे बोले, ये उस मामले में बिल्कुल फेल है। विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स में, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स में ये बिल्कुल। अच्छा मल्होत्रा, 30 सेकंड इसी सवाल पर आपका भी व्यू। बिल्कुल, गौरव, आज के मुद्दे पे मैं 2 या 3 छोटी छोटी बातें कहूंगा बहुत ही संक्षेप में। नंबर 1, जो कोई भी कश्मीर इश्यू में थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात कर रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडा को प्रमोट कर रहा है। ये हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। इसे हर हालत में रोका जाना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान में आज स्थिति ये है कि 4 पावर सेंटर्स में पूरा कंसेंसस है कि उन्हें भारत के साथ संबंध सुधारना ही नहीं है। तो ऐसे हालात में ना तो द्विपक्षीय वार्ता, ना ही किसी की मध्यस्थता, इट विल नॉट टेक अस एनीवेयर। पाकिस्तान हमारा सिरदर्द है, इसका इलाज भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अमेरिका जब हमारी सपोर्ट में कोई स्टेटमेट देता है, आपने बहुत बढ़िया बात कही, हमारा सिरदर्द है तो दूसरा इलाज नहीं करेगा हमारा, लेकिन हमें करना पड़ेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा गौरव। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। और अमेरिका की भी बात है जी। ठीक है 10 सेकंड्स मैंने आपके दे दिए नरेंद्र तनेजा जी को, सॉरी, बट नरेंद्र तनेजा 10 सेकंड्स ही है, अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे साहब एक गौरव छोटी सी बात मैंने कहनी है
जो आज पूरी सिचुएशन है, अगर ये नहीं होती, अगर कांग्रेस ने वहां पे रेडिकलाइजेशन और वहाबीकरण, सर मैं सवाल का जवाब नहीं ले पाऊंगा, रोकने की जगह इन्होंने उसको बढ़ाया और उसकी वजह वो आज आप तनेजा साहब हर चीज को कांग्रेस की तरह अपनी खराबियों को और अपनी नाकामियों को कांग्रेस के गले में डालने की कोशिश सर ये आप अपनी नाकामियों को कांग्रेस के गले में डालने की कोशिश नहीं दे पाऊंगा। चलिए, बीजेपी कांग्रेस के गले में डाल रही है सब कुछ और कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ बीजेपी हमारे गले में क्यों डाल रही है, कुछ बीजेपी भी तो शेयर करे इसका क्रेडिट। चलिए, लेकिन गंभीरता है इस सवाल में। सवाल ये कि फारूक अब्दुल्ला को क्यों याद है, तो इसके पीछे जरूर उनका कोई इंटेंशन है जो अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज उसको बिल्कुल भी सक्सेसफुल कामयाब नहीं होने दीजिएगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।